पाकिस्तान में इक़्तिदार की तकोन में दो पल्ले जो आजकल हैं वो बहुत भारी हैं। एक है इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का और दूसरा है जुडिशरी का। पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान में जितनी सियासी तोड़ फोड़ हुई है उसमें आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी दोनों एक ही तरफ थे। तकड़ी के एक तरफ ये दो थे, दूसरी तरफ सियासतदान थे, तो ये पलड़ा बहुत ही भारी था। वो सियासतदान जो थे उल्टा के उनको पलटना आसान हो गया था। लेकिन अब ये दोनों जुडिशरी, जनरल्स और जजेस बहुत सारे मामलात में हमें बटे हुए या आमने सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान का मफाद तो कभी इसमें रहा ही नहीं कि कोई दो आपस में मिल के तीसरे को गिराने की कोशिश करें। जब सियासतदानों को उठा के फेंकते हैं, किसी वज़ीर आज़म को, कभी किसी को क्रिएट कर देते हैं। इमरान खान की ताज़ा तरीन मिसाल है, या IJI में नवाज़ शरीफ की मिसाल है, या इसी तरीके से उसको उल्टा के फेंक दें। 3 दफ़ा नवाज़ को फेंका, 1 दफ़ा भी इमरान को फेंका। हर सूरत में पाकिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं, अफरा तफरी पैदा होती है और पाकिस्तान पीछे चला जाता है। आज से 30-35 साल पहले जो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज हाल हमारा है, ये भारत का हुआ करता था। अपना गोल्ड एयर लिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गए थे। हमारे 93 पैसे में उनका 1 रुपया आ जाता था, इतनी बुरी हालत में उनकी इकॉनमी थी। मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस शुरू किया। आज वो सुपर पावर बनने की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सूरत हाल ये है कि हम जान के लाले पड़े हुए हैं कि सर्वाइव कैसे करेंगे। IMF जो कहता है हम आगे, सख्त लफ्ज़ है लेकिन बंदर की तरह नाचते हैं हम। वो कहता है पॉलिसी रेट 22 पे रखना, हम कहते हैं 22 पे रखेंगे। वो कहता है एक्सचेंज रेट को और नीचे जाने दो, हम कहते हैं और नीचे जाने देंगे। कोई इंडिपेंडेंट कंट्री ऐसे चल नहीं सकता। और उसके अंदर ये अफरा तफरी जो हमारे इस इक़्तिदार की तकोन ने पैदा की है, इसका बहुत ज़्यादा किया धर। अगर ये अपना काम सही तरीके से करते तो कभी ये दिन हमें ना देखना पड़ता। आज भी जो हमारे सामने मामलात हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को उन्होंने कन्विक्टेड है एक केस के अंदर अपना नैब तरमीम के हवाले से आर्गूमेंट करने की इजाज़त दी। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस बात पे अफरा तफरी थी कि इमरान की शक्ल TV पे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ को किया था तो PTI की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि नवाज शरीफ का ना नाम ना तस्वीर आएगी नहीं। तो आजकल उसको बानी चेयरमैन करके खबरें चलती हैं, फ़ोटो उसकी दिखाने की इजाज़त नहीं। फिर एक तस्वीर लीक हो गई इमरान खान की, तो सुबह से उसके ऊपर बहस है कि इमरान की तस्वीर कैसे लीक हो गई। तो इससे बड़ा कोई उसामा बिन लादेन शायद पाकिस्तान में था नहीं, इसलिए उसकी तस्वीर लीक होने के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। ये वो काम है जो खुद इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ कर चुका है, आजकल खुद भुगत रहा है, लेकिन हम सीखेंगे कभी नहीं। दूसरा, जजेस और जनरल्स की तरफ आ जाए तो इस्टेब्लिशमेंट जब गुस्सा खाती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं। उनके पास एक्सेस है रिकॉर्ड्स की, वो भी हार सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे सियासतदानों ने ऊपर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुडिशरी को ललकारना शुरू किया, जिसके पीछे एक पुश नज़र आती थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पुश मौजूद है। नवाज शरीफ के दौर में ऐसा हुआ कि उसके बहुत करीबी लोगों ने, तलाल चौधरी ने, दानियाल ने, निहाल हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सो मोटो नोटिस लेते हुए कंटेम्प्ट के जुमले में सजाएं दे दी। आमतौर पर किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह का सख्त इकदाम से या किसी जर्नलिस्ट को इस सख्त इकदाम से सजा देना, मैं उसकी सताइश नहीं करता, ये गलत तरीकाकार है। आप रूट कॉज को एड्रेस करें, लेकिन उस बेचारे पॉलिटिकल वर्कर का पूरा कैरियर आप तबाह करते हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर काजी फायज ईसा ने एक सो मोटो ले लिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में फैसल वाडा साहब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे। इसी तरह का केस शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कुछ जर्नलिस्टों की भी पेशी लगी हुई है। तो कुछ मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो कुछ जर्नलिस्टों ने दिए, वो कुछ सियासतदानों ने दिए, फिर आगे चल के आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हवाला सुनाऊंगा कि वो इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल में। दिखाइएगा। सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाए। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, न कि मिजाज के मुताबिक। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर कौन रहा है? जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रह सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। मासूमाना सवाल है मौजूद अदलिया से। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। सर, ये तो एक हिस्सा है बयानात का जो मैंने आपको सुनवाया, लेकिन मामले को और ज़रा खुला करके देखें तो हाई कोर्ट तकरीबन सारी खत्म चुकी हैं, लेकिन इसकी इब्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से हुई थी। तो वो जजेस भी ज़ेर ताब हैं। बाबर
सत्तार साहब जो है उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और उनके ग्रीन कार्ड को निशाना बना के उनकी पूरी फैमिली के रिकॉर्ड और तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पर लाई गई हैं। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक किसी भी जज के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो ड्यूल नेशनल है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या नहीं है। वैसे असूलन पार्लियामेंट को इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनके पास हक है, लेकिन अभी तक पाबंदी है नहीं। इसलिए उसको बाबर सत्तार को निशाना बनाना तो एक वो विच हंट की ड्राइव नज़र आती है, क्योंकि निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो ख़त लिखने वालों में वो भी शामिल है। तो आजकल जज जो है वो भी एक स्टैंड ले रहे हैं बहुत सारे केसेस में। PTI या नवाज इमरान खान के केसेस में भी उन्होंने स्टैंड लिया। अभी एक साहब हैं जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनके केस में मोहसिन अख्तर कैनी साहब वो मिसिंग है, इस वक्त उनको उठा लिया गया। उनकी एक नज़्म भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो नज़्म का उन्वान भी उनका यही है कि उठा लिए जाओगे। तो वो अहमद फरहाद बेचारा उस नज़म के ऊपर शायद खुद ही उठा लिया गया, किसी को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं। ये बड़ा वजनी जुमला है, वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, इनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो एक इनके इस बात से एक नज़्म है बड़ी खूबसूरत, किसी ज़माने में जालिब साहब इस तरह की बातें कहा करते थे। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के इस जुमले से मोहसिन अख्तर कैनी साहब को अल्लाह ताला तौफीक दे के ऐसे जुमले हर केस में कहें जहाँ इंसाफ की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़ुबां, इनका घोंट दे गला, मैंने इससे ये कहा जिनको था ज़ुबान पे नाज, चुप है वो ज़ुबान दराज। ये काफ़ी लंबी है लेकिन पूरा सही इसके अंदर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। जो सच बोलने की कोशिश करेगा उसकी खींच ले ज़ुबान, वही शर पसंद है। तो हमें इस सोच से आगे निकलना पड़ेगा। ये जो सच बोलने वाले शर पसंद है ये पाकिस्तान की मजबूती का सबब है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब नहीं है। जो आज शुक्र है प्रोग्राम में हमारे साथ फतियाना साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुर्रम दस्तगीर साहब हैं हमारे पास PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फतियाना साहब, जजेस और जनरल्स और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऊपर नीचे ढेर सारी हुई, नतीजा क्या निकलेगा? टकराव? देखिए, इसका फैसला तो मुस्तकबिल करेगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हम तो समझते हैं कि मुल्क और कौम के मुफाद में बेहतर होना चाहिए और उसके बाद ये है कि आइन की बालादस्ती पर कोई दूसरी बात कोई भी नहीं करता, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है अवाम और रियासत के दरमियान वो आइन ही है। और आइन एक बड़ा मुस्तनद आइन है जिसमें आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक इंसानी हकूक़ का अहाता किया गया है और उनके तहत अगर कोई मामला गड़बड़ होते हैं तो उसको कस्टोडियन कौन है आइन की हिफाजत का, वो जुडिशरी है और उसी ने तय करना है कि अवाम को इंसाफ कैसे देना है और आइन पर अमल कैसे करवाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब वक्त साबित करेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन अवाम तो यही चाहती है कि अदल इंसाफ हो लोगों को और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ हो। तो मेरे ख्याल इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर हमें आगे की तरफ देखना होगा और नई सिमत की तरफ जाना होगा, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। वो है अदल और इंसाफ, इंसानी हकूक़, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती। जो नई सिमत का जिक्र कर रहे हैं फतियाना साहब, कारे साहब, वो तो एक ही होनी चाहिए, सच बोलें, हम इंसाफ करें, जिसका जो किरदार है वो अदा करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, बजाय वो एग्जेक्टिव की डोमेन में घुस जाएं कि रेको डेक देनी है कि नहीं, स्टील मिल्क के साथ क्या करना है। तो इसी तरीके से पार्लियामान अपना काम करे, हम यहाँ बैठ के वो बोलें जो बोलना चाहिए। ये बड़ा अच्छा जुमला है, चाहिए। ये बड़ा आसान सा जुमला होता है, कह दें कि ये होना चाहिए। मैं भी कर रखा है और ये काम होना चाहिए। मैं भी दो जुमले बड़े वजनी है पाकिस्तान में। मैं भी यही कहता हूँ, सियासतदान भी यही कहता है, हुक्मरान भी यही कहता है, जज भी यही कहता है। तो करना किसने है? चाहिए से मुराद ये होता है मैंने नहीं करना, किसी और ने करना। तो वो करने वाला कौन है? ये पहले हमें इस बात का फैसला अपनी जिम्मेदारी का खुद। जिस दिन नदीम मलिक हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने वाले 10% लोग भी हम में से हो गए, मुआशरा बदल जाएगा। इसलिए कि सारा मुआशरा अपने नहसुल कौम बदला नहीं करता, उसमें चंद लोग ही होते हैं, वो 5, 7, 10%, 15% बहुत बड़ी तादाद होती है, वो मुआशरों को कहीं से कहीं ले जाते हैं। मसला यह है कि सच बोलना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। तारीख में हमेशा सच बोलने की तलकीन हुई है, मजहब भी इसी बात की तलकीन करता है और आम दुनिया का समाज भी यही करता है, दुनिया का इल्म भी, फलसफे भी यही तालीम देते हैं। लेकिन ये हर दौर में बोलना मुश्किल रहा है, ये भी एक अपनी जगह तारीख है। सो आप ज़रूरी सच बोल लें, उतना ही काफ़ी है, ज़रूरी सच बोल लें। और ये भी मलिक साहब ज़रूरी है कि हम जब समाज में रहते हैं, एक टोटलिटी लाइफ जो एक आपकी निजी ज़िंदगी नहीं है,
बल्कि आप कौमी ज़िंदगी में हैं, आप माशरती ज़िंदगी में हैं, तो वहाँ फिर आपका अपना सच नहीं होता, वो सच के कुछ दायरे कायम कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ एक बात सच है तो मुझे पहले अपने सच को डिटरमिन करना होगा, तब उसको बयान करना होगा। इसलिए कि अगर मेरा सच किसी दूसरे को हर्ट करता है और मेरा सच मेरी हद तक तो दुरुस्त है, यानी मेरी इंफॉर्मेशन तक, लेकिन वो एक्चुअल दुरुस्त नहीं है और दूसरे को तकलीफ देता है, या उससे कोई और हर्ट होता है या कौमी मफाद हर्ट होता है, तो यकीनन ऐसी चीज़ों के लिए कुछ दायरे खींच दिए जिनको कानून कहते हैं। सो हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए। सारी दुनिया में बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, कुछ ममालिक वो हैं जहाँ आज़ादियों से ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, जो हमें आइन में दी गई से ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, लेकिन वहाँ भी आज़ादियों के ऊपर कुछ कदगने हैं, कदगनों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। वहाँ पे ना उनको जो उन आज़ादियों को या इस सच्चाइयों को जांचने वाले कवानीन होते हैं, अगर वो कोई मिसयूज़ करता है उन आज़ादियों को, अब्यूज़ करता है, तो फिर डेफेमेटरी लॉज है या अदरवाइज लॉज मौजूद है। हमारी रियासत के अंदर ना तो वो कानून है, जज साहिबान के अपने केसेस आ गए हैं तो अब सब बड़ा तेज़ी से काम हो गया है। यही बातें आप भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा, हम चीखते रहे, हमारी कोई नहीं किसी ने सुनी। आज भी मुल्क के अंदर ऐसा कुछ होता रहा है। देखना ये चाहिए कि मुल्क के अंदर कानून सबके लिए बराबर हो। आज जो अदालत, मुझे बहुत अदब के साथ मुझे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है और मुझे इमरान खान साहब से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं उनका नाम भी लेता हूँ और वो मेरे पे कदगन नहीं लगेगी, मैं नहीं रुकूंगा इस बात से। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को जो फैसिलिटी आज सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्या इस मुल्क के बाकी शहरियों को भी ये फैसिलिटी दी जाएगी? अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रही है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने आप को देख ले, वो एक्सेप्शन वो ट्रेडिशन फॉलो करे जो बाकी सबके लिए भी हो। ये नहीं हो सकता कि आप वो बहुत पॉपुलर, बड़े अच्छे, वेरी गुड, उनके साथ बड़ी जाती नहीं है, गवर्नमेंट का क्या मार्शल, इसको एक तरफ रखिए। अगर आपने कोई प्रेसिडेंट कायम करनी है, इंसाफ का बोलबाला कराना है, तो हजूर उस बोलबाला के लिए फिर कम अज कम देखिए ना, मतलब मेरा मसला क्या है, यहाँ बैठे हम 3 लोगों का क्या मसला है, ये दोनों मुझसे ज़रा तगड़े लोग हैं, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। हमारा मसला क्या होता है? हमें तो मजबूरी होती है, हम अपनी क़यादत के खिलाफ नहीं बोलते। उनके कई गलत बातें होती हैं, कई उनके गलत फैसले होते हैं, उस पर भी तनकीद अंदर बैठ के कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। हल्के की मजबूरियाँ होती हैं, लोगों ने वोट दिए होते हैं, आइंदा फिर वोट लेने हैं। हमें किसी असूल के तहत वोट मिलते हैं क्या? फतेहाना साहब को मिलते होंगे, खुर्रम साहब को शायद मिल जाते होंगे, मुझे तो वही लोगों के काम करके वोट मिलते हैं और गलत काम करके भी वोट मिलते हैं, और बल्कि ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि जी मैंने तो सच बोलना है और मैंने गलत काम नहीं करना, तो फिर मुझे सियासत के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ वो नहीं। अभी अब जिस समाज में रह रहे हैं उसी के जो मेरिट है उसी के मुताबिक चलना होगा। सो हमें सब कुछ कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जज साहिबान के ऊपर ऐसी कोई कदगने नहीं है। 65 साल की उम्र तक जब रिटायर होंगे तो वो पेंशन के साथ होंगे, उनको जनरल प्रोटेक्शन मुझसे ज़्यादा अवेलेबल होगी और उनके पास बहुत सारे सहारे मौजूद होंगे। लिहाजा उनसे तवक्को की जाती है, जिस तरह मुझसे तवक्को की जाती है सियासी कारकुन, कि मैं आगे बढ़ के लोगों के हकूक़ का निगहबान बनूं और सच बोलूं। आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप कौम को सही खबर दें। इसी तरह एक जज से और आला ओहदे पे बैठे जज से ये तवक्को की जाती है कि फिर वो अपने पाँव पे वजन डाले और वहाँ बैठ के सच बोले।